पहाड़ आए आए चंदना म्यारा पहाड़ आए। एंड कमिंग फ्रॉम सच पहाड़ी ऑर्थोडॉक्स फैमिली, आए दिन मेरी कोई रिलेटिव कुछ बोलते थे, ये तो नहीं लगती है हमारे पहाड़ियों की बच्ची नहीं लगती, कहाँ से आ गई है। उन्होंने मुझे कहा, तुझे पता है 2 ही रंग होते हैं दुनिया में, एक गोरा और एक काला। तुम्हें पता है कृष्ण जी का रंग सांवला था, वो तेरे रंग के थे बिल्कुल हो। और संगीत के माध्यम से हम और क्या बेहतर कर सकते हैं समाज में, स्पेशली युवाओं के लिए, यंग बच्चों के लिए। तो फिर हमने वो शुरू किया, दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल्स में काम किया। तो कास्ट एक ऐसा मुद्दा है, दिल्ली वाले बहुत कम बात करते हैं। मतलब उत्तराखंड में बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से कास्टिज्म प्रैक्टिस किया जा रहा है। जैसे वहाँ पे सैनिटरी पैड आप ऐसे ही नहीं फेंक सकते हो। अच्छी चीज़ है कि औरतें अगर किसी शादी में खुश नहीं है तो वो बाहर निकल सकती हैं, और उसके लिए उनको इतना गिल्ट फील करने की ज़रूरत नहीं है। अब अभी तक मैं अपने आप को एक सोशल लीडर बोलती थी कि आई एम अ लीडर, बट नाउ आई से नाउ आई एम एन एंटरप्रेन्योर, सोशल एंटरप्रेन्योर। अभी जो मैं जिस जर्नी में हूँ वो एक नई जर्नी है। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ होपफुल टॉक्स। दिस इज आवर सीरीज होप इन एक्शन। आज हमारे साथ हैं रेशमा दी। हाय रेशमा दी, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ बिल्कुल। और सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। ये स्पेस ऐसा लग रहा है जैसे मेरा खुद का स्पेस है, क्योंकि आई थिंक ऐसे स्पेसेस जो आपके दोस्त शुरू करते हैं ना, तो वो स्पेसेस बहुत मतलब दिल से कनेक्टेड होते हैं। तो आई एम फीलिंग वेरी हाउ वॉट टू से, आई एम फीलिंग वेरी ग्रेटफुल एंड ऑल्सो बहुत अपनापन, वो बिलोंगिंगनेस वाली फीलिंग आ रही है स्पेस में। सो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे। वुड यू लाइक टू टेल द ऑडियंस समथिंग अबाउट योरसेल्फ? आप कहाँ से हैं, आप क्या करती हैं? हाँ, तो एज यू ऑलरेडी शेयर दैट माई नेम इज़ रेशमा आर्या। और आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली, बट मेरी जो रूट्स हैं वो उत्तराखंड से हैं। मैं उत्तराखंड के अल्मोड़ा से हूँ, जहाँ से मेरे फादर हैं, और मेरी मम्मी भी वहीं से ही हैं एक्चुअली। और आई मीन दिल्ली में रहना, पढ़ना, बड़े होना एक अपने में एक अलग एक्सपीरियंस है। बट आई रिमेंबर बचपन में बहुत उत्तराखंड जाना होता था। तो बहुत अलग अलग कल्चर हैं। दिल्ली का कल्चर अपना है, उत्तराखंड का अलग है। अनफॉर्चुनेटली दिल्ली का कल्चर ज़्यादा ले पाई, क्योंकि उत्तराखंड नहीं जाना होता था उतना, सिर्फ गर्मियों की छुट्टियों में स्कूल टाइम पे जाते थे। बट आई लव उत्तराखंड, आई लव द कल्चर। स्पेशली लास्ट 4-5 साल से तो मुझे और ज़्यादा प्यार हो गया पहाड़ों से और अपने कल्चर से। सो या दिस इज़ ओके। सो राइट नाउ व्हाट आर यू डूइंग, उसके बारे में अगर आप कुछ बताना चाहेंगे। मैं क्या कर रही हूँ अभी तो आई मीन मैं अपनी लाइफ की एक ऐसी जर्नी में हूँ जहाँ पर सब कुछ नया है। पिछले 15 साल से आई बीन वर्किंग इन सोशल सेक्टर। ओके। और मुझे लगता है सोशल सेक्टर 15 साल भी नहीं, मतलब बचपन से ही कुछ ना कुछ घर में कुछ ना कुछ ऐसी, मतलब क्योंकि मेरे फादर ही इज़ वेरी सोशल एंड ऑल्सो बहुत रिस्पॉन्सिबल है समाज के लिए वो, तो वो हमेशा कुछ ना कुछ घर से ही सिखाते रहते थे। तो वो जर्नी तो शायद बचपन से शुरू हुई थी, बट अगर प्रोफेशनली बोला जाए तो पिछले 15 साल से मैं सोशल सेक्टर में काम कर रही हूँ, और बहुत सीखा। बट अभी जो मैं जिस जर्नी में हूँ वो एक नई जर्नी है। अगेन इट्स अगेन अबाउट सोशल सेक्टर ओनली, मगर ये एक रीजन बहुत अलग है। तो मैंने अभी तक जितना काम किया वो दिल्ली में किया, बट अभी मैं उत्तराखंड में मूव हो गई हूँ, तो वहाँ के एक गांव में काम कर रही हूँ और बहुत मज़ा आ रहा है। इट्स बीन 4.5 months नाउ। आई हैव मतलब पूरा मूव हो चुकी है वहाँ पर, वहीं रहती हूँ, उसी गांव में रहती हूँ, वहीं पे काम करती हूँ। तो बहुत ही ब्यूटीफुल, आई वुड से दिस इज़ द बेस्ट फेज़ ऑफ माई लाइफ, जहाँ पर मैं बहुत इंडिपेंडेंसी फील कर रही हूँ। बहुत ऐसा लग रहा है जो करना चाहती हूँ वो कर सकती हूँ, तो बहुत अच्छे फेज़ में हूँ। अभी तक मैं अपने आप को एक सोशल लीडर बोलती थी कि आई एम अ लीडर, बट नाउ आई से नाउ आई एम एन एंटरप्रेन्योर, सोशल एंटरप्रेन्योर, क्योंकि कुछ नया खुद से शुरू किया है। तो इससे पहले लाइक आई हैव रेड यू वर a co-founder of Manzil Mystics. You have worked there for 8 years and then you started your own thing अभी. How did this come about? ये journey, ये shift कैसे आया, कब आया, उसके बारे में would you like to share? So Manzil Mystics again it's our baby. Our baby मतलब हम 6 लोगों ने Manzil Mystics को फाउंड किया था, और वो मंजिल मिस्टिक्स को शुरू करने की जो जर्नी है वो अपने में बहुत सुंदर है, क्योंकि वी वर वेरी यंग। आई थिंक मंजिल मिस्टिक्स से पहले आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट मंजिल। आई थिंक पीपल शुड नो कि मंजिल
क्या है, किसने शुरू किया और क्या स्पेस है वो हम जैसे युवाओं के लिए, मतलब अभी तो आई कॉल माई सेल्फ युवा, बट हाँ मैं मतलब आई स्टिल फील आई एम युवा, क्योंकि आप दिल से युवा फील करने चाहिए और मैं फील करती हूँ कि मैं यूथ हूँ अभी भी। तो मंजिल जब मतलब मेरा मंजिल जाना बहुत साल पहले शुरू हुआ। मंजिल एक बहुत सुंदर स्पेस है स्पेशली युवाओं के लिए और यंग बच्चों के लिए, जहाँ पर जाके वो सपने देख सकते हैं, वो अपने आप को बेहतर तरीके से जान सकते हैं, वो अपने आप को और एक्सप्लोर कर सकते हैं, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के बारे में जान सकते हैं। ये सब मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। सो व्हेन आई जॉइन मंजिल वो एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था। I remember my brother and my cousin, they used to go to मंजिल to learn music. And मेरे भाई ने मुझे बताया कि दीदी आप गाते हो, आपको वहाँ जाना चाहिए। तो आई यूज टू बी वेरी इंट्रोवर्ट एंड यू नो सेल्फ स्टीम बहुत ही लो था, तो मैं लोगों के साथ ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर पाती थी, स्पेशली जब ज़्यादा लोग हैं तो मैं बात भी नहीं कर पाती थी। तो आई वॉज काइंड ऑफ एन इंट्रोवर्ट। तो जब उसने मुझे कहा मंजिल चलो, तो मैंने उसको कहा कि नहीं नहीं मैं नहीं जाना चाहती, वहाँ बहुत लोग होंगे। तो उसने बोला आप एक बार ही आ जाओ बस। तो आई वेंट देयर। आई स्टिल रिमेंबर वो गैदरिंग, सब लोग बैठे थे और मैंने एंटर किया। आई सॉ रवि भैया फॉर द फर्स्ट टाइम। वो एडमिशन डे था उस दिन। तो मंजिल में हर महीने एडमिशन्स होते थे और मेरे भाई ने मेरा फॉर्म फिल कर दिया था म्यूज़िक सीखने के लिए। तो आई ऑल्सो वेंट। और उसके बाद आपका ऑडिशन होता है, तभी आप सेलेक्ट होते हो क्लास के लिए। तो आई सैंग अ सॉन्ग देयर। और जैसे ही मैंने गाना ख़त्म किया, मैं थोड़ी डरी हुई तो थी, बट जैसे ही गाना ख़त्म हुआ सबने तालियां बजाई। एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई रियलाइज़ कि ये गाना भी एक स्ट्रेंथ है मेरे अंदर। अभी तक मुझे किसी ने इतना अप्रिशिएट नहीं किया था कि तुम अच्छा गाती हो। पापा कहते थे, मम्मी बस बोल देते थे रिश्तेदारों के सामने ही गाती अभी है। तक इट वाज जस्ट की हॉबी है, हाँ बस गा रही हूँ। हाँ। बट मंजिल जाके मुझे ये एहसास हुआ कि ये एक स्ट्रेंथ भी है मेरी, लोग पसंद कर रहे हैं। और जैसे ही मैं उस रूम से बाहर आई, देयर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स केम टू मी, टीचर्स केम टू मी। आंटी जी, रवि भैया's मदर, इंदिरा आंटी जी, वो मेरे पास आई और उन्होंने कहा कि तुम बहुत बढ़िया गाती हो, आती रहना मंजिल। तो आप कितने साल के थे? आई थिंक आई वॉज अराउंड 16 शायद। अच्छा। और जब उन्होंने मुझे ये बोला तो मेरा ना अंदर से अपने आप ही कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ। और मुझे लग रहा है मुझे बाहर आके ऐसा लगा जैसे मैं बहुत सुंदर लड़की हूँ, दुनिया की सबसे सुंदर लड़की, तभी लोग मेरे पास आ रहे हैं, यू नो। तो मुझे लगता है जब आप कॉन्फिडेंट हो तो यू फील दैट यू आर ब्यूटीफुल। तो वो बहुत सुंदर। एंड उसके पीछे भी एक कहानी है, क्योंकि मुझे हमेशा से ये लगता था कि मैं बहुत दुनिया की सबसे बदसूरत लड़की हूँ, क्योंकि उसके पीछे बहुत सारे बॉडी में इश्यूज थे मेरे खुद के साथ। तो जब मैं मंजिल गई और पहली बार जब मुझे पता चला कि अच्छा मैं गा सकती हूँ, लोग मुझसे बात करना चाहते हैं, तो वो बहुत बहुत अच्छी फीलिंग थी। आई थिंक वो सेल्फ डिस्कवरी मुझे उस दिन हुई। तो मंजिल में एक ऐसा स्पेस है जहाँ पर बहुत सारे युवा आते हैं और बहुत बहुत कुछ सीखते हैं, खुद के बारे में सीखते हैं। मैंने क्लासेस से शायद कम सीखा होगा, बट मैंने सिर्फ रवि भैया के साथ बातचीत करके, वहाँ पर जो सेशंस होते थे उनसे बहुत कुछ सीखा, खुद के बारे में बहुत सीखा। तो मैं कहूँगी मेरी जो खुद की डिस्कवरी शुरू हुई, मंजिल से शुरुआत हुई उसकी, खुद को जानने की। और मंजिल में ही फिर मैं कुछ दोस्तों से मिली, जिसमें संग प्रकाश एक हैं। वो बहुत सीनियर म्यूजिशियन थे मंजिल में, वो गिटार बजाते थे और अभी भी बजाते हैं। लॉट ऑफ ही प्लेज लॉट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। एंड आई मेट अनुराग ऑल्सो। अनुराग एक बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट था मंजिल का। वो मतलब उसकी आंखों में बहुत एनर्जी दिखती थी, वॉन्ट टू लर्न लॉट ऑफ म्यूजिक, उसको बहुत सारी चीज़ें करनी है लाइफ में। ही वॉज यंगर टू मी। एंड आई ऑल्सो मेट प्रीति देयर। प्रीति इज़ वन ऑफ दी, अगेन अनुराग एंड प्रीति, ये इनके साथ ही मिलकर मंजिल मिस्टिक्स की शुरुआत हुई थी। तो मंजिल मिस्टिक्स स्टार्टेड एज अ बैंड। ये नाम भी हमें रवि भैया ने दिया। और हमने सोचा कि इतना म्यूज़िक, इतने टैलेंटेड बच्चे हैं मंजिल में, हम लोग इनिशिएटिव लेते हैं, एक जैम प्लान करते हैं कि हम लोग एक ग्रुप शुरू करेंगे और सब लोग हफ्ते में एक दिन मिलेंगे और गाएंगे, बस जैम करेंगे। तो दैट्स हाउ मंजिल स्टार्टेड। बहुत ऑर्गेनिकली शुरू हुआ। हम लोग 27 लोग थे जब शुरू हुआ। और मंजिल की तरफ से ही भैया ने हमें एक स्पेस, स्कूल में एक स्कूल होता था, जो लोग बस निर्मल पसंद प्राइमरी करते हैं साथ में इकट्ठा हो गए। जी। तो हम सब लोग मिलने शुरू हुए। बहुत सारे लोग बाहर से भी जुड़े जो म्यूज़िक करते थे। तो हमने बहुत ऑडिशन रखा ऐसे, और हमने बोला भाई 3 चीज़ों पे आपका सिलेक्शन होगा। एक तो आपका कमिटमेंट में आपका पंक्चुअलिटी, आप छुट्टी तो नहीं कर रहे हो। दूसरा आपका टैलेंट। तीसरा आप कितना समय दोगे, मतलब मंजिल मिस्टिक्स को ग्रो होने में। तो ये ऐसे शुरू हुआ और हम तीनों ने अपनी अपनी जिम्मेदारी ले ली। ऐसे आई विल टेक केयर ऑफ वोकल पार्ट, जितना भी
वोकल वाला पार्ट है आई विल टेक केयर। अनुराग ने बोला आई मेक श्योर कि सब लोग आ रहे हैं, सारा कोऑर्डिनेशन वाला काम मैं देखूंगा। संग प्रकाश ने कहा कि सारा जो इंस्ट्रूमेंटेशन है वो आई विल टेक केयर ऑफ इट। तो हम तीनों ने फिर मंजिल मिस्टिक बैंड शुरू किया। और बहुत अच्छी बात ये हुई कि उस समय शबनम विरमानी दी, जो कि एक बहुत ही फेमस फिल्म मेकर हैं और मतलब हमारी बहुत फेवरेट हैं, वो गाती भी हैं और फिल्में भी बहुत सुंदर फिल्में बनाती है वो। तो उनकी कुछ फिल्में हमें देखने को मिली, हद अनहद, कबीरा खड़ा बाजार में, इस तरह की कुछ उन्होंने डॉक्यूमेंट्रीज बनाई। आई थिंक वो देखने के बाद थोड़ा हमें लगा कि कबीर को भी थोड़ा जाना जाए। तो कबीर इंट्रोड्यूस हुआ हमारी लाइफ में। और शबनम दीदी जी ने इनवाइट किया प्रहलाद टिपाणिया जी को, जो कि पद्मश्री हैं। आई मीन उनसे मिलना वॉज खुद की अवेकनिंग, क्योंकि मुझे लगता है मैं रिलीजियस नहीं हूँ, मगर रिलीजन का मतलब सबके लिए अपना अपना है। बट मैं जिस परिवार से आती हूँ बहुत ऑर्थोडॉक्स और रिलीजियस फैमिली है, मगर मैं बहुत ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर पाती थी पूजा पाठ से बचपन से ही। शुरू में किया बट उसके बाद से कम कनेक्ट कर पाती थी। तो जब प्रहलाद जी से मिली तो समझ आया कि मैं रिलीजन को कैसे देखती हूँ। अगर आप निर्गुण और सगुण समझते हैं तो एक होती है लोग पूजा पाठ मतलब किसी आकार किसी शेप की पूजा करते हैं, जिसमें हम मूर्तियाँ बताते हैं या फिर मंदिर जाते हैं, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा। बट वहाँ पर हमें थोड़ा निर्गुण के बारे में समझ आया कि निर्गुण भक्ति क्या होती है। अच्छा। कभी टॉक्स अबाउट निर्गुण भक्ति के बारे में, और फिर समझ आया कि शायद बहुत कुछ अपने अंदर ही है जो हम बाहर खोज रहे हैं। तो आई थिंक उसके ऊपर एक बहुत लंबा पॉडकास्ट और हो सकता है कबीर, अगर आप कबीर के बारे में आपको जानना है। एंड आई फील लाइक प्रहलाद जी शबनम दीदी शुड बी हियर, क्योंकि दे आर आई थिंक दे आर पीपल जो बहुत समय से सिर्फ कबीर की खोज कर रहे हैं, गा रहे हैं या फिल्म्स बना रहे हैं। तो हाँ, तो वहाँ से हमारा फिर शुरुआत हुई कि हम किस तरह का संगीत मंजिल मिस्टिक्स में लाना चाहते हैं। तो वो इंट्रोडक्शन फिर कबीर का हुआ और हमने फिर कोशिश की कि हम उसके बाद से कबीर ही गाएं। कबीर गाना ये नहीं था कि हम सिर्फ कबीर भजन गा रहे हैं, हम खुद के गाने लिखते थे पीस, यूनिटी, लव के ऊपर, कबीर जी और गांधी जी से थोड़ा इंस्पायर होकर। तो इस तरह का हमारा संगीत था। एंड वी रियलाइज पीपल स्टार्टेड लविंग आवर म्यूजिक, दे स्टार्टेड इन्वाइटिंग अस। हम लोग कॉन्सर्ट में जाते थे, मतलब गैदरिंग से शुरू हुआ, फिर लोगों के घरों में परफॉर्म किया, फिर छोटे छोटे सोशल सेक्टर के इवेंट्स में। एंड रवि भैया की वजह से थोड़ा नेटवर्क और हमारा बड़ा सोशल सेक्टर में। सो आई थिंक दैट्स हाउ आवर म्यूजिकल जर्नी स्टार्टेड। फिर 2017 में हमने मंजिल मिस्टिक्स को एज नॉन प्रॉफिट रजिस्टर किया। उसका कारण ये था कि हमें ये लगा कि जो स्पेस मंजिल ने हम जैसे युवाओं को दिया, अनुराग, मैं, प्रीति, मानिक, नीति, बहुत सारे हमारे और शाबाद जो हमारे दोस्त थे, आई थिंक वो स्पेस हमें लगता है बहुत सारे बच्चे डिजर्व करते हैं। तो फिर जब मंजिल मिस्टिक शुरू हुआ तो हमने शुरुआत ये की कि हम संगीत को सिर्फ एक एंटरटेनमेंट का साधन नहीं बनाना चाहते हैं, बियॉन्ड म्यूज़िक क्या हो सकता है और संगीत के माध्यम से हम और क्या बेहतर कर सकते हैं समाज में, स्पेशली युवाओं के लिए, यंग बच्चों के लिए। तो फिर हमने वो शुरू किया, दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल्स में काम किया। तो दिस इज़ ऑल अबाउट मंजिल मिस्टिक्स। और मंजिल मिस्टिक्स में हमने, मतलब मेरा रोल बहुत अलग था, को फाउंडर आई स्टार्टेड, बट उसके बाद फिर एक प्रोग्राम मैंने रन किया जो कि जेंडर इन वुमेन पे था, जो कि मेरे दिल के बहुत करीब है। तो वो एक प्रोग्राम मैंने इतने साल रन किया मंजिल मिस्टिक्स में। There is a lot that I want to ask अभी जो आपने इतना कुछ बोला उसमें से, but one thing आपने mention किया about self esteem का issue होना. I have also personally faced that for the longest time because growing up you do get, मतलब आपको compare करा जाता है और लड़कियों से, आजकल की लड़कियां स्पेशली जो सोशल मीडिया के टाइम में बड़ी, और उनका तो और कहीं ज़्यादा है वो कंपैरिजन। बट हम लोगों में भी इट वाज सेम ओनली कि जहाँ पे अगर आप इफ़ यू डोंट लुक लाइक अ सर्टन वे, अगर आपको लड़के या पॉपुलर गर्ल्स में नहीं आ रहे हो तो यू स्टार्ट टू क्वेश्चन योर सेल्फ। तो हाउ आई हैव ऑल्सो हैड अ जर्नी ऑफ माइंड, आई वॉन्टेड टू नो कि आपका वो जर्नी कैसा रहा है, कि वो अंडर कॉन्फिडेंट इंट्रोवर्ट से टू एक्सेप्टिंग योर सेल्फ टू फाइंडिंग ब्यूटी। I mean, whenever I recall these memories ना, मुझे बहुत खराब लगता है क्योंकि when I was in school मैं पढ़ने में एवरेज स्टूडेंट थी, मतलब शायद मेहनत करती तो बहुत अच्छी स्टूडेंट बन सकती थी, बट बिकॉज ऑफ माई सेल्फ स्टीम मैं कभी हाईलाइट नहीं हो पाई स्कूल में। मैं गाती थी, उसके बावजूद भी नहीं हाईलाइट हो पाई, क्योंकि एक दो बार कुछ दोस्तों ने कोशिश करी मुझे
पुश करने की, बट कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस नहीं था. तो एज आई शेयर दैट आई कम फ्रॉम अ पहाड़ी फैमिली, तो मैं कुमाऊं से हूँ, और लोगों को एक बहुत बड़ा स्टीरियोटाइप है कि पहाड़ी लोग गोरे होते हैं, है ना, दे आर पिंक, दे आर फेयर स्किन है. That is how Bollywood shows. एग्जैक्टली, दिस इज व्हाट यू सी. एंड मेरे परिवार में मेरे पिताजी डार्क हैं, मेरी मम्मी फेयर हैं, तो मुझे शायद रंग भी वो मिलता है आपको, आपका जो भी जीन्स में आपका है, आपकी फिजिक्स, आपका अपीयरेंस जो है मेजरली हमें परिवार से मिलता है. तो आई गॉट कलर फ्रॉम माई फादर. एंड आई रिमेंबर एक बार स्कूल में मुझे बुली किया कलर को लेकर. उसके बाद आई थिंक आई वॉज इन फिफ्थ ग्रेड, हाँ, अच्छे से अगर मैं रिकॉल कर पाऊँ तो. और जब मैं घर वापस आई तो आई टोल्ड माई फादर, मतलब पापा तो शाम को आते थे, मैं घर आई और आई वॉज नॉट टॉकिंग टू एनी वन. तो मैंने बोला मैं खाना नहीं खाऊंगी और मैं कल से स्कूल नहीं जाऊँगी. मैंने मम्मी को ये बोला. तो मम्मी ने मुझे बोला कि क्यों. मैंने बोला मुझे नहीं जाना स्कूल. तो उन्होंने बोला, मम्मी लोग जैसे अभी 5 सिबलिंग्स, तो मम्मी के पास इतना टाइम ही नहीं कि एक के साथ बैठ के, उस समय ये आई थिंक कल्चर भी इतना नहीं था कि आप अपने बच्चों के साथ बैठ के बात कर रहे हो. मेरी जैसी जो पेरेंट्स हैं, हमारे जैसे जो पेरेंट्स हैं, 5 बच्चे हैं आपके, आप कैसे एक बच्चे के साथ इतना पूछोगे कि क्या हो रहा है, क्या होगा. तो उन्होंने तो इतना सोचा ही नहीं. उन्होंने बोला जाओ, और मैं छत पे बैठ गई, टेरेस पे, और मैंने लंच भी नहीं किया. तो मम्मी ने बहन को भेजा, जाओ बुलाओ उसको, क्यों नहीं खाना खाने आ रही. तो वही दीदी आओ, मैंने मुझे नहीं खाना, मैं मुझे नहीं, स्कूल नहीं जाना मुझे. तो मैं आई वॉज अपसेट. शाम हो गई, मुझे भूख भी लग रही थी. शाम को जब मेरे फादर ऊपर आए छत पे, तो उन्होंने, मम्मी ने बोला ये आ नहीं रही है. तो पापा छत पे आए, मुझे लेके गए नीचे. क्या हो गया, क्यों नहीं जाना. तो फिर मैंने अपने पापा को बोला कि मैं स्कूल नहीं जाऊँगी. उन्होंने बोला क्यों नहीं जाएगी ये तो बता. तो मैंने पापा को बताया, मुझे स्कूल में लोग ना मेरे रंग से चढ़ाते हैं, मैं नहीं जाऊँगी. मुझे बोलते तुम आगे नहीं खड़ी रहेगी, तू पीछे खड़ी रहेगी, तू अच्छी नहीं दिखती है, तू तो डार्क है. तो ये सारे तो मेरे पापा ने मुझे एक बहुत सुंदर बात बोली. उन्होंने मुझे कहा, तुझे पता है 2 ही रंग होते हैं दुनिया में, एक गोरा और एक काला. तो मैंने बोला हाँ. तो तू कैसे सोच सकती है कि ये रंग ज़्यादा अच्छा है, कोई भी रंग सुंदर हो सकता है ना. मैंने बोला. उन्होंने एक चीज़ और बोली कि तुम्हें पता कृष्ण जी का रंग सांवला था, वो तेरे रंग के थे बिल्कुल वो. तो उस समय क्योंकि मैं शायद रिलीजन से थोड़ा कनेक्ट कर पाती थी और घर में माहौल भी बहुत रिलीजियस था, तो जन्माष्टमी बहुत मनाई जाती थी. तो पापा ने मुझे बोला तुझे कृष्ण जी का रंग मिला है, थिंक अबाउट, तू सबसे यूनिक है. तो उन्होंने मुझे ये बोलकर एज बच्चे को कैसे समझाया जाता है ये बोला. एंड उसके बाद से मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ा अपने रंग को लेकर. मगर यू नो व्हेन यू एंटर इन टीन एज, That is a very bad. दैट्स अ डिफरेंट. और हमारे समय में तो मतलब आई रिमेंबर कि मेरे स्कूल के टाइम पर इस तरह की लड़कियां हो आप, तो आप आप उसमें समाज की जो ब्यूटी की डेफिनेशन कन्वेंशनल अट्रैक्टिव, उसमें फिट हो रहे हो तो आप सुंदर हो, वरना नहीं हो. एंड कमिंग फ्रॉम सच पहाड़ी ऑर्थोडॉक्स फैमिली, आए दिन मेरी कोई रिलेटिव कुछ बोलते थे, ये तो नहीं लगती है हमारे पहाड़ियों की बच्ची नहीं लगती, कहाँ से आ गई है. या फिर टीचर्स का बोलना, मेरी दीदी को मुझे कंपेयर करना कि बड़ी वाली बहन तो सुंदर है, तू ये तुम्हारी बहन है अनसीरियल में. तो ये सारे कंपैरिजन बचपन से बहुत सुनने को मिलते थे. बट विनीत, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, अभी मैं जब अपनी पुरानी फोटोज़ देखती हूँ या फिर मैं अपनी दीदी की शादी की वीडियो देखती हूँ, मुझे लगता है मैं बहुत सुंदर थी सीरियसली. एंड अभी मैं फील करती हूँ कि क्यों मैंने अपने आप को इतना उस टाइम हेट, मतलब खुद से सेल्फ हेट इतना सारा, हाँ वो था. बट अभी मैं व्हेन आई सी दो, जबकि जब मैं 14-15 आई वाज सो, मतलब आई फील लाइक आई वाज सो ब्यूटीफुल, आई हैड गुड फीचर्स. मतलब अभी मुझे वो अपनी वो सी 17-15 साल पुरानी जो रेशमा है उसको ज़्यादा प्यार कर रही हूँ, और उस समय नहीं कर पाई. तो वही था, वो कंपैरिजन से आपको आता है, कल्चर सोसाइटी आपको क्या दिखा रही है. तो वो थोड़ी सी डिफिकल्ट जर्नी रही मेरे लिए. बट थैंक्स टू मंजिल एंड थैंक्स टू सम, मतलब मेरे कुछ दोस्त हैं जो मेरी ज़िंदगी में आए. उसमें से एक दोस्त है जो कि जिसका नाम शीना पटेल है, वो US में रहती है, इंडियन अमेरिकन. उसने बहुत ज़्यादा बॉडी पॉजिटिविटी के बारे में मेरे साथ बातें की, और वो हमेशा मेरी स्ट्रेंथ के बारे में बात करती थी. आई थिंक आफ्टर आई लर्न कि खुद की स्ट्रेंथ और क्वालिटीज़ को भी देखना बहुत ज़रूरी है. बहुत सारे लोग ये बातें बोल चुके हैं ऑलरेडी कि आपके अंदर जो अच्छी चीज़ है वो देखो, मगर एक्चुअली इट वर्क्स. कि जैसे मैं गा सकती हूँ शायद और कोई नहीं गा सकता, जैसे मैं बात कर सकती हूँ शायद वैसे, जितना अगर मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है तो शायद. और ब्यूटी का, रियल ब्यूटी का मतलब क्या है, मतलब वाली चीज भी आ जाती है. हाँ, क्योंकि ब्यूटी कम्स इन ऑल शेप्स. अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो शायद अफ्रीका में जो ब्यूटी है वो इंडिया में नहीं है, जो सऊदी अरेबिया में ब्यूटी है वो शायद US में नहीं है. तो
ब्यूटी के मायने पैरामीटर्स बहुत अलग है। हम्म। तो हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि ये ब्यूटी बेस्ट है? तो वो बहुत कुछ हमको बस बेचा गया है जो हाँ बचपन से एग्जैक्टली वही सब हाँ फीड किया गया तो हाँ। एंड टुडे आई फील मैं बहुत सुंदर हूँ क्योंकि You मुझे are. थैंक यू। मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारा कॉन्फिडेंस है ना, बस ये कॉन्फिडेंस चाहिए किसी भी लड़के को। अगर आप कॉन्फिडेंट हो, आप वैसे लाइट अप करते हो, आप वैसी लाइट लाइट आ जाती है आपके फेस पे। तो मेरे लिए अभी सबसे इम्पोर्टेंट है कॉन्फिडेंट होना। रश्मि दी, आपने बताया कि यू आर इन द बेस्ट फेज ऑफ योर लाइफ राइट नाउ, तो यू आर करंटली हैव स्टार्टेड योर ओन फाउंडेशन, विभोर फाउंडेशन, तो उसके बारे में आप हमें थोड़ा सा बताना चाहेंगे क्या चल रहा है, व्हाट इज दिस थिंग दैट इज ब्रिंगिंग यू सो मच हैप्पीनेस राइट नाउ? आई थिंक उससे पहले मैं थोड़ा विभोर के बारे में बताना चाहूँगी। तो विभोर इज़ अ प्रोग्राम जो कि मंजिल मिस्टिक जब ऑर्गेनाइजेशन हमने शुरू किया था तो उसके अंदर एक प्रोग्राम था विभोर, जिसको मैं लीड करती हूँ। तो विभोर का मतलब है वी मीन्स वी ऑल, भोर मतलब सुबह। तो विभोर प्रोग्राम शुरू करने का रीज़न मेरी खुद की जर्नी तो थी ही, एज आई शेयर दैट आई हैड बॉडी इमेज इश्यूज़। और जब भी हम बात करते हैं स्पेशली गर्ल्स लाइक मी हु कम्स फ्रॉम अ कंजर्वेटिव फैमिली बैकग्राउंड, वहाँ पर ऐसे स्पेसेस नहीं हैं जहाँ पर आप सवाल रख पाओ, खुलकर बात कर पाओ, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू योर पर्सनल आई वोंट से इश्यूज, बट ऐसी पर्सनल सवाल होते हैं जिस पे आप बात करना चाहते हो। एंड आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई गॉट माई फर्स्ट पीरियड, वो एक ऐसा टाइम था जब मुझे मतलब बहुत ही डरावना टाइम लगता है मुझे वो, क्योंकि कोई अवेयरनेस नहीं थी। मेरी बड़ी दीदी और मुझ में 6 years का गैप है। तो आई रिमेंबर व्हेन आई हैड माई पीरियड्स आई टोल्ड माई मदर कि ऐसा, तो मम्मी ने मुझे बोला कि अरे ऐसी बातें बताती थोड़ी ना, दीदी को जब हुआ किसी को पता ही नहीं चला घर में, तू तो ऐसे बात कर रही है। तो मुझे लग रहा है मेरी मम्मी भी कंफर्टेबल नहीं थी मेरे साथ, और आई वॉज अ चाइल्ड हु वॉज ग्रोइंग वेरी फास्ट। तो कंपेयर टू अदर गर्ल्स मेरा शरीर भी जल्दी बढ़ रहा था। अगर मैं अपने ब्रेस्ट डेवलपमेंट बोलूँ तो वो जल्दी बढ़ रहे थे कंपेयर टू अदर गर्ल्स। तो वो कहीं ना कहीं मुझे हमेशा से ये लगता था कि मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम चल रही है, और लड़कियां तो जल्दी बड़ी नहीं हो रही, मैं जल्दी बड़ी क्यों हो रही हूँ। और वो सवाल, वो स्पेस, सेफ स्पेस नहीं मिला मुझे घर पे शुरू में। एंड ऑलरेडी इतने कंपैरिजन थे दीदी के साथ, क्योंकि दीदी शी वॉज काइंड ऑफ अ परफेक्ट गर्ल अकॉर्डिंग टू सोसाइटी। तो मुझे हमेशा से था कि मैं भी उनकी तरह बनूँ, उनको आइडल मानती थी दीदी को। और उनके ऊपर अपना खुद का प्रेशर था, परफेक्ट दिखने का, परफेक्ट स्टूडेंट होने का, परफेक्ट बेटी होने का, क्योंकि बड़ी थी घर में। तो जब मुझे पीरियड हुआ तो वो स्पेस नहीं मिला, और मैं काफ़ी डर गई थी। मुझे ऐसा लगा जैसे शायद मुझसे कुछ गलती हो गई और मुझे पनिशमेंट मिल रही है। और ये भी लग रहा था कि शायद ये उम्र भर होंगे। मुझे ये भी नहीं पता था कि रुक जाते हैं, ये मतलब इट्स अ साइकिल, मतलब 3-4-5 दिन के बाद फिर आगे दोबारा। अच्छा, तो ये आई डिडंट इवन नो दिस कि अभी उम्र भर चलेंगे पीरियड्स। तो यू कैन इमेजिन कि अवेयरनेस का कितना इशू था। और शायद अवेयरनेस होता अगर मैं थोड़ी सी ओपन होती, बात करने, इंट्रोवर्ट नहीं होती तो, क्योंकि स्कूल्स में तो बात होती थी बट मैं ही नहीं बात करती थी। तो वो मेरे लिए बहुत ही एक ऐसा टाइम है लाइफ का जब मैं बहुत डरा हुआ फील कर रही थी। स्कूल में भी 1-2 बार स्टेन लग गया स्कर्ट पर, तो बातें, और क्योंकि कोर्ट स्कूल था तो लड़के भी होते थे, तो ऐसे जोक बनना या फिर टीचर का बोलना तुम अपने आप को अपना ध्यान नहीं रख सकती हो। तो वो एम्पैथी मुझे कहीं से दिखी नहीं मुझे। इवन टीचर्स दे वर नॉट एम्पथाइजिंग विद मी। सो आई थिंक ये जो मेरी खुद की कहानी है, मेरे बॉडी में जो इशू, मेरा ये इशू, मुझे लगा कि देयर आर लॉट ऑफ गर्ल्स लाइक मी हु डोंट हैव सच स्पेसेस। स्पेशली शहरों में तो शायद फिर भी आप इंटरनेट के ज़रिए आजकल पता कर लेते हो, बट बहुत सारे इफ़ वी टॉक अबाउट रूरल एरियाज, वो एक्सेस नहीं है वहाँ पर। तो दैट्स हाउ विभोर का जन्म हुआ। मतलब वो जो मतलब आइडिया एक्चुअली डेवलप होना शुरू हुआ। और आई वांट टू शेयर वन मोर थिंग कि 2000 आई थिंक 13 और 14 में आई वेंट टू यूएस। तो एक स्कॉलरशिप आई थी मंजिल में, CCIP कम्युनिटी कॉलेज इनिशिएटिव प्रोग्राम, जो कि स्टूडेंट्स के लिए था, जो कि स्पेशली स्टूडेंट्स फ्रॉम लो इनकम बैकग्राउंड जो कि बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं। तो जब मंजिल में ये अपॉर्चुनिटी आई तो मैंने अप्लाई किया एंड आई वेंट टू यूएस फॉर एन ईयर ऑलमोस्ट। और जब मैं वहाँ गई तो वो एक लाइफ का अगेन एक नया एपिसोड, और बहुत सारी एक्साइटमेंट थी, बहुत सारे मतलब नर्वसनेस भी थी। तो वहाँ पर जाकर ना मेरा पर्सपेक्टिव और बदला कि वहाँ की जो महिलाएं हैं, वहाँ की जो लड़कियाँ हैं,
उनका लाइफस्टाइल और जब मैं इंडिया को देख रही थी तो बहुत अलग था. वहाँ के पेरेंट्स दे टॉक अबाउट सेक्स एजुकेशन, दे टॉक अबाउट पीरियड्स. मुझे वहाँ एक होस्ट फैमिली मिली थी, तो आई रिमेंबर उनकी बेटी की और मेरी एज सेम थी. तो हर मदर वॉज सिटिंग हर एंड टॉकिंग अबाउट ऑल दीज हैविंग सेफ सेक्स, ये सब चीज़ें. तो सिर्फ साइलेंस ही है और कुछ हाँ, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग भी था मेरे लिए. शुरू में तो मुझे लगा कोई माँ कैसे बात कर सकती है बेटे के साथ इस चीज़ के बारे में. बट बाद में ऐसा लगा कि वाओ, ये बहुत सुंदर चीज़ है. अगर एक माँ कंफर्टेबल है इतना अपने बेटे के साथ और वो ये जागरूकता घर से ही करना चाह रही है, तो दैट्स द बेस्ट थिंग. सो हाँ, तो वहाँ से आने के बाद तो फिर मुझे लगा कि वाओ, मुझे भी ऐसे स्पेसेस क्रिएट करने हैं इंडिया में. वापस जब मैं यूएस से आई, वहाँ की औरतें यूएस में मेरा क्योंकि मेरा मेजर, मैं नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी, तो वहाँ पर जो मेरी क्लासमेट थी, शी वो 60 ईयर्स ओल्ड, और वो डिवोर्स लेके, एक तो पढ़ रही हैं 60 साल में, दूसरा उनकी डिवोर्स है, उनकी शादी हो रही है दोबारा से. तो वो बहुत नॉर्मलाइज लग रहा, मतलब शायद उतना नॉर्मलाइज नहीं है, बट वहाँ पर मुझे लगा, मैंने बहुत सारे ये ऐसे इंस्टेंसेस देखे और मुझे लगा ये बहुत अच्छी चीज़ है कि औरतें अगर किसी शादी में खुश नहीं है तो वो बाहर निकल सकती हैं, और उसके लिए उनको इतना गिल्ट फील करने की ज़रूरत नहीं है, बोझ लेने की ज़रूरत नहीं है. तो ये सारी जब लर्निंग्स लेके, एक्सपीरियंसेस लेके मैं इंडिया आई, तो देन आई डिसाइडेड कि मुझे ऐसे स्पेसेस क्रिएट करने हैं यहाँ पर. और फिर विभोर का आइडिया शुरू हुआ, और मंत्र मिस्टिक्स में भी मैंने ये प्रपोज किया कि ये एक आइडिया है, क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड था वो भी स्टडी नर्सिंग. अच्छा जी, और मेरा जो मेजर था, मतलब मेरा जो मेजर काम था वो मदर एंड चाइल्ड हेल्थ था. तो फ्रॉम लेबर रूम टू डिलीवरीज, न्यूनेटल केयर, ये सारा मेरा 5-6 साल का एक्सपीरियंस था. और अस्पतालों में काम करने का भी मुझे ये पता चला कि बहुत ख़राब हालत है भारत की. अगर आपको रियली विमेन हेल्थ जाननी है ना, कि चल क्या रहा है हमारे भारत में, आप किसी भी सरकारी अस्पताल में जाओ, आपको पता चल जाएगा कि क्या हाल चल रहा है आजकल महिलाओं का. तो मैं उसको ये नहीं कहूँगी कि अनफॉर्चुनेटली, मैं कहूँगी फॉर्चुनेटली आई गॉट टू नो अबाउट विमेन हेल्थ. मतलब क्या हाल चल रहा है इन द वे कि इट्स, मतलब कोई कॉन्ट्रासेप्शन का, मतलब बहुत छोटी छोटी चीज़ें, मतलब कपल शादी करके आ रहे हैं, कॉन्ट्रासेप्शन का कुछ पता नहीं है. और जब आप क्योंकि हम, जो मेरा अस्पताल था, मैंने प्राइवेट में काम किया, बट उसका एक गवर्नमेंट पार्ट भी था, जहाँ पर आप देख रहे हो कि 6-6, 7-7 बच्चे हो रहे हैं, बट उसके बाद भी उनको कोई अवेयरनेस नहीं है कि कॉन्ट्रासेप्शन क्या है. मिसकैरेजेस हो रहे हैं, बहुत सारी मतलब लड़कियां प्रेग्नेंट हो रही हैं अर्ली एज में, दे डोंट नो दे इवन दैट दे आर प्रेग्नेंट. तो वो सारी चीज़ें जानने के बाद मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि वी नीड स्पेसेस फॉर वुमेन टू टॉक अबाउट एंड आस्क क्वेश्चंस अगर शरीर में कुछ हो रहा है. सो विभोर का आइडिया इसी तरीके से आया कि मेरा जो नर्सिंग का एक्सपीरियंस था, मैंने बोला जब मैंने इतने साल काम किया है, तो वो जो भी मेरी नॉलेज मैंने गैदर की है उसका एक प्रोग्राम बनाया जाए. एंड आई ऑल्सो लर्न हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक, क्योंकि बचपन से गाती थी, तो लगा कि कैसे म्यूज़िक और ये विमेन इश्यूज़ को मिलाकर एक मर्ज कर एक प्रोग्राम तैयार किया जाए. तो विभोर स्टार्टेड एज अ प्रोग्राम जिसमें हम कहते हैं विभोर एम्स टू क्रिएट सेफ, ब्रेव, इंक्लूसिव स्पेसेस फॉर एडल्ट्स एंड गर्ल्स एंड विमेन, वेयर वी हैव अ करिकुलम ऑफ 16 सेशंस. और हर सेशन के लिए हमारे पास गाना है, जैसे पीरियड्स के ऊपर जो सेशन है उसके ऊपर गाना है, सेफ अनसेफ टच के ऊपर एक गाना है, जेंडर के ऊपर गाना है, न्यूट्रिशन के ऊपर एक गाना है. तो गाने के माध्यम से हमने करिकुलम क्रिएट किया, और वो दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स में अंडर मंडल मिस्टिक्स हमने इम्प्लीमेंट किया. तो विभोर स्टार्टेड लाइक दैट ओनली. जेंडर एंड विमेन, जेंडर इक्विटी के बारे में वो तो हम सबको पता है कि हम एक पितृसत्तात्मक समाज में रहते हैं, और आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम पेट्रियार्की की वजह से ही हमारे समाज में, वो अगर कम हो गई तो शायद बहुत सारी प्रॉब्लम. यस, तो वही था कि मेरे को था कि कैसे इक्विटी पे काम करना है, क्योंकि आई डोंट बिलीव इन इक्वालिटी. व्हेन वी से ना कि हमें जेंडर इक्वालिटी चाहिए, वो नहीं. जेंडर इक्वालिटी इज, मतलब इतने साल काम करने के बाद ये समझ आया इक्वालिटी तब होगी जब इक्विटी होगी. क्योंकि आप कैसे काम करेंगे? अब मैं कहूँगी कि आदमी औरत बराबर हैं और हम सारे काम कर सकते हैं एक साथ मिलकर, बट शायद कुछ चीज़ों में, अगर मैं कहूँ मुझे ड्राइविंग अभी भी नहीं आती है, अगर कोई मुझे कहेगा भी बराबर है औरतें, उनको ड्राइविंग आनी चाहिए, तो मैं कहूँगी कि शायद मेरा बचपन का एक्सपीरियंस कुछ ऐसा रहा, या फिर सर्कमस्टेंसेस कुछ ऐसे रहे कि हमारे घर में गाड़ी कभी आई नहीं, है ना, तो मैंने उस समय सीखा नहीं. तो अब शायद सीखूंगी, बट मैं कह रही हूँ कि हमें इक्विटी के बारे में भी सोचना पड़ेगा. एंड इक्विटी इज़ कनेक्टेड टू आर एक्सपीरियंसेस, आर
फाइनेंशियल एक्सपीरियंस, क्लास, सबको कास्ट, फर्क रिलीजन, आता है। बिल्कुल इंटरसेक्शनैलिटी वहाँ आ जाती है। आपका क्लास दिल्ली से होना और एक गांव की औरत का होना बहुत अलग बात है। सबका फेमिनिज्म भी अलग है मतलब। बिल्कुल एग्जैक्टली तो वो इंटरसेक्शनैलिटी के ऊपर भी बात हमें करनी पड़ेगी, तब इक्विटी आएगी या तब इक्वालिटी आएगी उसके बाद। तो या तो फिर हमने उस पर काम करना शुरू किया और बहुत अच्छे से वो प्रोग्राम रन हुआ दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स में। हम बस्तियों में काम करते थे थ्रू विभोर। हमने एक फेलोशिप भी रन करी लड़कियों के साथ हु कम्स फ्रॉम द सेम कम्युनिटी, जो म्यूजिशियन थे, और उन्होंने ये प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किया स्कूल्स में। तो विभोर शुरू तो ऐसे हुआ, बट अभी पिछले साल I was running a program on at Mandal Mystics only on constitution values, जो कि कम्युनिटी द यूथ कलेक्टिव एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनके साथ हम लोगों ने कोलैबोरेशन में किया। बहुत सुंदर करिकुलम है जिसमें 6 हफ्ते का प्रोग्राम है जिसमें आप युवाओं के साथ काम करते हो और कैसे गेम्स के माध्यम से, एक्टिविटीज़ के माध्यम से, और वो एक्टिविटीज़ आपको अपनी पर्सनल लाइफ में, अपनी रियल लाइफ में करनी है। उसके माध्यम से हम जानते हैं कि मेरी ड्यूटीज़ क्या हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई हैं, मेरी ड्यूटीज़ क्या हैं और मेरे राइट्स क्या हैं। क्योंकि मेरे लिए क्लासरूम से बाहर एग्जैक्टली हाँ बिल्कुल, कि मैं रोज़मर्रा की लाइफ में अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है तो मैं ये प्रैक्टिस कर रही हूँ, अगर नहीं कर रही हूँ तो वो कैसे प्रैक्टिस कर सकती हूँ। तो जैसे उसका एक बहुत एक एग्जाम्पल लूँगी कि आपको पूरा दिन 32 रुपये में काटना है, पूरा दिन, उसमें खाना भी खाना है, उसमें आपको ट्रैवल भी करना है। तो जब हम बात करते हैं ना इक्वालिटी की, तो कहीं ना कहीं फाइनेंस भी आता है, और ये भी देखना कि क्या एक रिक्शा चलाने वाला आदमी और एक आदमी जिसके पास बहुत बड़ी कार है, वो अगर उन दोनों को सेम अगर हम रिसोर्सेज दे रहे हैं तो वो कैसे अपनी लाइफ काट पाएंगे। तो वो जानना कि दूसरे के शूज़ में जाकर कि क्या मैं 32 रुपीज़ में अपना पूरा दिन काट सकती हूँ या काट सकता हूँ। और एक एक्टिविटी थी जिसमें आपको एक दूसरे जेंडर के रोल प्ले करना है पूरे दिन। तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग था कि एक लड़की अपने भाई की या फिर फादर की के जैसे पूरा दिन बिता रही है, वो जो करते हैं, और एक बेटा अपनी मम्मी के जैसे पूरा दिन बता रहा है कि अगर वो किचन में है, अगर वो कपड़े धो रही हैं, पूरे दिन जो कर रही है वो करेगा। तो बहुत इंटरेस्टिंग था। तो वो हमने किया और उसके बाद 33 यूथ के साथ हमने वो इम्प्लीमेंट किया मंदिर मिस्टिक्स में। और उसके बाद फिर मुझे रियलाइजेशन हुआ कि बहुत सारे सवाल उस समय आ रहे थे उनके कास्ट को लेकर। तो कास्ट एक ऐसा मुद्दा है, दिल्ली वाले बहुत कम बात करते हैं, मतलब मुझे ये बहुत लेट समझ आया। हाँ, और ये बहुत प्रैक्टिस हो रहा है दिल्ली में, मगर बात कोई नहीं करता है। तो मेरे लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग था कि कास्ट को थोड़ा और खोलना और समझना। पहली बात तो मैं ही अवेयर नहीं थी, मेरे बिल्कुल अनएजुकेटेड थी कास्ट के मामले में, क्योंकि ना हमें स्कूल में अच्छे से पढ़ाया गया, ना घर पे कभी बात हुई। तो जब मैं घर आई तो मैंने अपने पिताजी से थोड़ा कास्ट को लेकर बात करी कि थोड़ा इसके बारे में बात करेंगे, आप मुझे बताइए। तो फिर उनसे बात करने के दौरान मुझे पता चला कि उत्तराखंड में बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से कास्टिज्म प्रैक्टिस किया जा रहा है। वहाँ तो आप जाओगे तो अभी भी बहुत बुरा हाल है, रास्ते तक अलग हैं, अपर कास्ट लोगों के रास्ते अलग हैं, लोअर कास्ट लोगों के, लोअर कास्ट तो गलत शब्द है, वल्नरेबल कास्ट के जो लोग हैं उनके लिए अलग रास्ते हैं। पानी आप एक वॉल से नहीं भर सकते हो, आप खाना नहीं खा सकते हो उनकी शादियों में जाके आप। और कोई तो टाइम ऐसा था जब स्कूलिंग भी नहीं थी कि आप स्कूल, हक ही नहीं था आप स्कूल पढ़ने का, आप साथ नहीं बैठ सकते हो। तो जब ये सुना तो वो सुनकर मुझे काफ़ी मेरे कुछ बचपन की यादें भी ताज़ा हुई कि हम देखा था बचपन में को बहुत कुछ। तो फिर मुझे लगा कि मुझे उसके बारे में बात करनी है और मुझे शायद इस तरह की कम्युनिटी के साथ काम करनी है। तो फिर मैंने डिसीजन लिया लास्ट ईयर दैट आई विल बी मूविंग टू उत्तराखंड। एंड मंजिल मिस्टिक्स में मैं अभी भी हूँ, मगर काम थोड़ा कम हो गया है, बहुत कम हो गया है। और मुझे लग रहा है मंजिल मिस्टिक्स अब बहुत अच्छे से रन भी हो रहा है। अभी टीम बहुत अच्छे से तैयार हो गई है, हमारे सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप रेडी हो चुकी है, जो फाउंडर्स हैं अभी हैं, काम कर रहे हैं। और मुझे लगा कि शायद मुझे रूरल इंडिया में काम करना है, स्पेशली द रीजन आई कम फ्रॉम। सो ये कारण है मेरा उत्तराखंड शिफ्ट होने का। और फिर उसके बाद मैंने विभोर, क्योंकि प्रोग्राम की तरह चल रहा था, तो उसको एक फाउंडेशन रजिस्टर किया, क्योंकि मंजिल मिस्टिक्स में भी वो प्रोग्राम कोई रन करने के लिए इतना केपेबल अभी था नहीं। तो फिर उनको सबको लगा कि प्रोग्राम हम नहीं रन कर पाएंगे। सो आई थॉट कि प्रोग्राम तो मैं रन करना चाहती हूँ और उस तरह के युवाओं के साथ, उस तरह की कम्युनिटी के साथ काम करना चाहती हूँ। तो फिर मैंने विभोर को एज फाउंडेशन रजिस्टर किया, और अभी विभोर एज अ नॉन प्रॉफिट सेक्शन 8 कंपनी है, जिसको अभी हम उत्तराखंड और दिल्ली में काम कर रहे हैं मेजरली। तो बहुत अच्छा लग रहा है वहाँ काम करने में। वहाँ की महिलाओं के चैलेंजेस बहुत अलग हैं। वहाँ जाके मुझे ऐसा लगा मेरी लाइफ अभी 15 साल पीछे चली गई मैं, क्योंकि वो सारी प्रैक्टिसेस, हाँ,
शुरू से शुरू तो होना एक दूसरी बात है, वो तो एक बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है, मगर आपको पिछड़ी हुई, जब होता है ना पिछड़ी हुई सोच थोड़ी सी, मतलब उस ज़माने में चली गई हूँ जब जो चैलेंजेस मेरे उस समय थे, फिर तो बट बस एक बात बदल गई है कि मैं अभी अवेयर हूँ। जैसे वहाँ पे सैनिटरी पैड आप ऐसे ही नहीं फेंक सकते हो। तो जब मैं पहली बार पीरियड गांव में जहाँ मैं रह रही हूँ वहाँ हुई, तो वहाँ पर उन्होंने कहा मुझे कि अरे रे दीदी ऐसे मत फेंकना, आप इसको पहले इकट्ठा करते हैं फिर पीछे खेत में जाके जलाते हैं सारे पैड्स इकट्ठा करके। तो वो मेरे लिए काफ़ी था, क्योंकि अभी तो मैं आई मीन इतने साल काम करने के बाद मुझे वो प्रैक्टिस दोबारा करनी पड़ी। वो एक तो अच्छी प्रैक्टिस भी है, बट बहुत सोचना पड़ रहा है पीरियड्स के टाइम पर मुझे, या फिर बहुत समय मुझे कुछ लोग टोक देती है महिलाएं वहाँ की, आप दुपट्टा ओढ़ के जाइए, प्रधान जी से बात करने जा रहे हो तो चुन्नी ओढ़नी है, जो कि मैं दिल्ली में इतना सोचती नहीं हूँ चुन्नी ओढ़नी है। तो वो सारी प्रैक्टिसेस हैं, बट मुझे लग रहा है कि जो भी मैं वहाँ कर रही हूँ वो बहुत ऐसे दिमाग से कर रही हूँ कि मुझे सब आता है, थोड़ी अनलर्निंग, बहुत कुछ अनलर्न कर रही हूँ और सीख रही हूँ वहाँ पर कि कैसे उस गांव में रहना है, कैसे वहाँ की हर महिला को समझना है। क्योंकि फेमिनिज्म इट्स नॉट ओनली अबाउट हैविंग ऑल द प्रिविलेजेस, क्योंकि मेरे पास अगर सारी प्रिविलेजेस हैं, मेरे पास ये माइक है, मैं बात कर सकती हूँ कि ये गलत हो रहा है वो गलत हो रहा है, बट आई हैव टू थिंक अबाउट दोज वुमेन ऑल्सो जिनके पास इस तरह के माइक होना तो दूर की बात है, वो अपने व्यूज भी नहीं बोल पा हाँ, घरों में बोल भी बात नहीं कर पाती है। अभी इलेक्शन हुए थे तो इस बारी महिला की सीट थी वहाँ पर, तो महिला प्रधान उठी हैं, वो भी लोअर मतलब एससी कम्युनिटी की, तो बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे। मगर फिर उसके बाद वो जीती, बट सारा काम कौन कर रहा है? उनके हस्बैंड, सारे डिसीजन मेकिंग हस्बैंड करते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि वो हमारे हर इवेंट में वो आएँ, कोशिश करती हूँ, क्योंकि वो ग्रेजुएट हैं, शायद वो बहुत अच्छे से बात कर पाती है, बट कभी वो लीडरशिप उनको दी नहीं गई। तो वो इस तरह के चैलेंजेस हैं, मगर अच्छा लग रहा है उन औरतों के साथ काम करके। अभी भी जब मैं मतलब यू वोंट बिलीव, मेरे को 4-5 महीने हो गए हैं, आधे से ज़्यादा राशन मुझे वहीं से घरों से ही आता है। चावल किसी ने दे दिया, आटा दे दिया, सब्जियां खेतों से दे दी, मतलब तो वो जो कम्युनिटी वाला प्यार कहते हैं ना कि कम्युनिटी लव, वो मैंने वो वहाँ पर है। आपको कुछ आपके घर में नहीं है, पहले दिल्ली में भी ऐसे हुआ करता पड़ोसी से कुछ मांग लिया, अभी लोग अपने घर बंद करके बैठे रहते हैं, इतना नहीं। बट वहाँ पर तो मतलब आप यहाँ जाओ तो एक घर यहाँ पर है, यहाँ जाओ तो किसी के घर शाम को भी जाते हो तो कुछ चाय पिला के, बिना चाय पिलाए बिना नहीं भेजेंगे, बैठो बाहर आंगन में बैठ के बात करो। एंड क्योंकि मेरा बहुत सारा काम कम्युनिटी के साथ है, तो मैं थोड़ा सा बताऊंगी उत्तराखंड में व्हाट आई एम डूइंग। सो आई एम वर्किंग विद एसएचजी विमेन, ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं उनके साथ काम कर रही हूँ, और वहाँ के युवाओं के साथ यूथ सेंट्रिक लीडरशिप पे। तो ये 2 एरियाज़ हैं जिन पे मैं काम कर रही हूँ, और एसएचजी महिलाएं हैं उनके साथ उनके रोज़गार को लेकर काम, कि कैसे लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए आ पाएँ। तो सरकार की कोई स्कीम है तो मैं पहले समझ रही हूँ और फिर उन तक पहुँचाना, या फिर एग्जिस्टिंग वो जो भी अभी कर रहे हैं उन स्कीम के साथ, तो उनको और कैसे बेहतर बना सकते हैं उनकी समझ के लिए, तो वो काम है। या फिर कुछ अपॉर्चुनिटीज़ ले जाना उनके लिए कि वो घर पे छोटा छोटा अपना कुछ शुरू कर पाएँ। तो एक तो वो एरिया है। दूसरा जो युवाओं के साथ काम कर रही हूँ, तो उस गांव में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है दैट इज़ अल्कोहलिज्म। बहुत पीक पर है, मतलब 10-10 रुपये में थैलियाँ बिकती हैं। 13-13, 14-14 साल के लड़के, स्पेशली लड़कियाँ तो अभी चलो नहीं है, बट लड़के उनको बहुत अच्छे से, बहुत आराम से एक्सेस है, और वो पीना शुरू हुए, ड्रग्स का एक्सेस है। तो जब मैं गई थी तो मैं किसी और माइंडसेट के साथ गई थी कि अच्छा मैं SC/ST कम्युनिटी के साथ काम कर रही हूँ, उनके चैलेंजेस होंगे जाकर अभी, और बट वहाँ पर और चीज़ें मतलब लेयर्स जानने को मिल रही है कि और क्या है और क्या है। तो वो सारी चीज़ें हैं, क्योंकि जब विभोर का जो प्रोग्राम, एग्जिस्टिंग प्रोग्राम दिल्ली में रन कर रही थी, वो डायरेक्ट अभी वो भी 3rd स्टेप होगा शायद, कि अवेयरनेस करना, उनके साथ पीरियड्स के ऊपर बात कर। अभी जो उनका बेसिक चीज़ें हैं कि बाहर सेफ्टी नहीं है, सुसाइडल केसेस, सुसाइड हो रहे हैं, लड़के सुसाइड कर रहे हैं वहाँ पर, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं बहुत ज़्यादा, लाइवलीहुड काम ही नहीं है आदमियों के पास, तभी माइग्रेशन हो रहा है। तो उस गांव के चैलेंजेस को समझना और उसके साथ काम करना। बहुत सारा आर्ट लेके गई हूँ, क्योंकि मैं खुद पहाड़ी हूँ, तो अच्छी बात है कि मुझे बोलनी आती है लैंग्वेज, अच्छी बात यह है कि मैं गा सकती हूँ। तो महिलाओं के साथ जब भी हमारी ग्राम पंचायत की मीटिंग होती है तो आई सिंग बहुत सारे गाने, पहाड़ी गाने गाती हूँ, तो बहुत मज़ा आ रहा है। या अभी आप हमारे लिए अगर कुछ गाना चाहेंगी, पहाड़ी सुनाओ कुछ? हाँ बिल्कुल। हाँ, पहाड़ी गाती हूँ। हाँ, एक तो हमारा एंथम है बेड़ पाको, आई डोंट वांट टू सिंग दैट क्योंकि सबको पता है वो। समथिंग पीपल हैव नॉट हर्ड। और कुछ अभी नए गाने भी आए हैं जो कि बहुत अच्छे कैची है, बट
आई वोंट मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारा रिच म्यूज़िक है उत्तराखंड में, पहाड़ी म्यूज़िक, वो पुराना म्यूज़िक है, जैसे गोपाल बाबू गोस्वामी, हीरा सिंह राणा जी, नरेंद्र सिंह नेगी जी, बहुत सारे पुराने जो आर्टिस्ट हैं, और उसमें भी फीमेल आर्टिस्ट आपको पुराने आर्टिस्ट में बहुत कम दिखने को मिलती हैं, मैंने भी जितने भी नाम लिए पुरुषों के लिए। तो मगर बहुत सुंदर म्यूज़िक है, बट जो अभी आजकल के गाने आ रहे हैं वो थोड़े से वेस्टर्नाइज हो रहे हैं। बट हाँ, फिर भी अच्छा है, एटलीस्ट कल्चर तो हमारा आगे जा रहा है। मैं तो ये नहीं कहूँगी कि वो ठीक नहीं है, बट एटलीस्ट हमारी भाषा अभी भी जिंदा है, गढ़वाली कुमाऊनी जिंदा है। तो लेट मी ट्राई, मेरा खांसी ना आ जाए बीच में क्योंकि कोल्ड था। तो ये जो गाना मैं गा रही हूँ, ये एक लड़का है चंदन जो कि शहर चला गया है गांव छोड़ के। तो गांव की जो एक उसकी आई डोंट नो कोई लड़की है, आई डोंट नो अगर वो गर्लफ्रेंड है या कुछ भी है, बट वो लड़की उसको गांव वापस बुला रही है और बोल रही है कि जो ब्यूटी उत्तराखंड की है वो तुम्हें शहरों में नहीं मिलेगी। तो वो गा के सुनाती हूँ। चंदना म्यारा पहाड़ आए आए, चंदना म्यारा पहाड़ आए, घोरा डाना द्यो खोले ठंडो पानी पी जोले, घोरा डाना द्यो खोले ठंडो पानी पी जोले, बाज डाई मूड़ शो बैठ ले, चंदना आहा चंदना म्यारा पहाड़ आए। चैत बैसाग जेठ अषाढ़, हरी भरी रो मेरो पहाड़ा, चैत बैसाग जेठ अषाढ़, हरी भरी रो मेरो पहाड़ा, हिसालू किल मोड़ी दाढ़ी माखो मानी, हिसालू किल मोड़ी दाढ़ी माखो मानी, रसीलो सिर का फल ख जाए, चंदना आहा चंदना म्यारा पहाड़ आए। थैंक यू। दैट वाज सो ब्यूटीफुल। मैं लगा पहाड़ों में पहुंच गई। हाँ, थैंक यू। बहुत अच्छा गाया। थैंक यू फॉर सिंगिंग फॉर अस। मेरे को जो अभी आपने जो सब बताया उससे रिलेटेड एक ये था कि आर देयर एनी चैलेंजेस, मतलब जो आपने बोला कि यू केम विद ऑल दिस थॉट दैट यू वांटेड टू डू, नाउ देयर इज सडनली टू मेनी सोशल इश्यूज, तो इजंट दिस अ चैलेंज कि अल्कोहलिज्म, मेंटल हेल्थ, कास्ट, suicidal issues, gender, so as an organization dealing with so many things, does it feel like a challenge right now, or how will you like do it through your sessions, address all of them? एक्चुअली इनिशियली आई वाज आल्सो कंफ्यूज, क्योंकि मैं जब गई थी तो ये था कि मुझे इस कम्युनिटी के साथ काम करना है, एंड बट वन थिंग आई वाज वेरी क्लियर, एंड थैंक्स टू वन ऑफ माय मेंटर्स, उन्होंने मुझे कहा तुम अनलर्न करके जाओ, मतलब अपने दिमाग में कुछ लेकर मत जाओ, तुम इस पे काम करना चाहती हो, पहले रहो वहाँ पर, समझो उस गांव को और उसकी नीड्स समझो। तो वहाँ रहने के बाद नीड आइडेंटिफाई करना, वहाँ की कम्युनिटी से बात करना, स्पेशली औरतों के साथ जो कि 60s 70s में, उनसे मैंने ज़्यादा बात करी क्योंकि वो काफ़ी समय से उस गाँव में हैं और वो देख रही हैं क्या चैलेंजेस। तो जब सब कुछ आइडेंटिफाई कर लिया तो एक चीज़ जो बहुत क्लियर नीड दिखी, मतलब जो प्रॉब्लम दिखी आई वुड से, वो थी एल्कोहलिज्म। उसकी वजह से काफ़ी मुझे सारी महिलाएं परेशान हैं, हस्बैंड पीते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस है, ठीक है, बच्चे लड़के भी पीना शुरू हो रहे हैं, तो माएँ और दुखी हो रही है कि मेरा बेटा कम उम्र में पीना शुरू कर रहा है, लड़कियों के लिए सेफ्टी प्रॉब्लम हो रहा है। तो एल्कोहलिज्म मुझे दिखा कि वो एक प्रॉब्लम है, बट उससे लड़ना आसान नहीं है क्योंकि वो तो सिस्टम के लेवल का हाँ, वो फाइट मेरी नहीं है। और तो मुझे लगा कि मैं क्या रास्ता अपना सकती हूँ, तो मैंने देखा कैसे युवाओं की एनर्जी को चैनलाइज किया जाए। तो अभी 46 बच्चे आ रहे हैं हमारे पास, मतलब इस 4 महीने में मुझे बहुत खुशी है कि वो लोग आते हैं और कुछ नहीं करते, उस स्पेस में बैठते हैं। हमने कुछ कंप्यूटर क्लासेस शुरू करी है बच्चों के साथ, ताकि एक स्किल तो डेवलप हो रहा है, बट साथ साथ वो एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं लर्निंग को लेकर। तो 6 कंप्यूटर हैं, एंड आई रियली वांट टू थैंक राजीव भैया, हमारे रवि भैया के भाई हैं, उन्होंने कंप्यूटर डोनेट किए हैं, एंड अनिल भैया एंड संगीता दीदी जिन्होंने पूरा लैब सेटअप करने में, टीचर प्रोवाइड करने में मदद की है। तो दे वर पीपल ऑल्सो हु सपोर्टेड मी, क्योंकि आसान नहीं था अकेले, क्योंकि मैं अकेले चली गई। तो हाँ, तो कोशिश है कि कैसे युवाओं की एनर्जी को चैनलाइज किया जाए। अभी शुरुआत कंप्यूटर और म्यूज़िक क्लासेस, म्यूज़िक शुरू किया है बच्चों के साथ, बहुत टैलेंटेड है, छोटे छोटे आर्ट एंड क्राफ्ट के सेशंस कर रहे हैं।
तो शाम को उनका 2 से 3 घंटा विभोर फाउंडेशन के अंदर रहता है, ताकि वो जो बाहर घूमने जाते थे वो थोड़ा सा कम हो गया है। तो अच्छी बात है कि पेरेंट्स का बहुत अच्छा सपोर्ट है। मम्मियाँ कहती है कि आप अपने पास बिठा लो, बस इनको जितना मारना मार लो, मगर बस ये बाहर ना जाए, मतलब गलत संगत में पड़ गए। चोरियाँ भी बहुत सारे बच्चे ये थोड़ा सा आसपास देखते हैं, तो चोरियों का भी थोड़ा सा वहाँ पर एक कल्चर है। तो वो एक तो कोशिश है कि दारू के खिलाफ कुछ नहीं बोलना, मगर कैसे उसकी वजह से जो इफेक्ट युवाओं पे पड़ रहा है उनके साथ कैसे हमें काम करना है कि वो एक सेफ स्पेस में हो जहाँ पर वो वल्नरेबल हो सके, जहाँ पर वो जो करना चाहते हैं आर्ट से के थ्रू कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो अभी म्यूज़िक, डांस ये शुरू किया, थिएटर प्लान कर रहे हैं अभी करने का, एंड आई रियली वांट फिल्म आर्ट टू कम एंड हैव सम सेशंस विद आवर किड्स कि कुछ अगर वहाँ पर भी कैमरे को लेकर छोटा शॉर्ट वर्कशॉप भी हो जाए, क्योंकि उनके लिए एक तरह का एक्सपोजर है, किसी चीज़ में एंगेज हो जाएंगे एंड दे लव स्पीकिंग। जब मैं कभी कोई इंग्लिश का शब्द बोल देती हूँ तो वो बड़े खुश हो जाते हैं, दीदी हमें भी सिखाओ ना। तो इंटरेस्ट है। मैं हमेशा से ये कहती हूँ कि हमारे युवाओं में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम कल्चर में है। युवा तो आगे बढ़ना चाहता है, गाइडेंस चाहिए, एक स्पेस चाहिए, उन ऐसा स्पेस जहाँ पर वो खुलकर जी पाए। वो स्पेस अगर उनके पास नहीं है तो हम उनको ब्लेम नहीं कर सकते हैं, है ना। एंड हैविंग योर फैमिली बैकग्राउंड, आप किस परिवार से आ रहे हो, अगर आप रोज़ घर में पापा को पीते हुए देख रहे हो, मम्मी को घर पे काम करते हुए पिटते हुए देख रहे हो, तो शायद आप एक अलग तरह के युवा बनोगे। बट अगर आप ऐसे युवाओं जो आप देख रहे हो कि घर में बहुत रिस्पेक्टफुल माहौल है, आपके पास अच्छे स्पेसेस हैं, सेफ स्पेसेस हैं, जहाँ पर आप जाकर एक्सप्लोर कर पा रहे हो खुद को, अच्छे दोस्त बना पा रहे हो, तो आई थिंक वो युवा एक अलग तरह से नर्चर होगा। तो युवा के अंदर बहुत पोटेंशियल है, बहुत ज़्यादा। वो मैंने देख लिया अभी 4 महीने में, क्योंकि 2 युवा मेरे साथ जुड़े हैं। आई रियली वांट टू, अगर ये पॉडकास्ट उन तक पहुंचता है तो आई रियली वांट टू थैंक सौरभ एंड निक्कू। ये 2 दोस्त मुझसे जुड़े हैं, बहुत यंग बच्चे हैं, और अभी पूरा मैं यहाँ पर दिल्ली में बैठी हूँ तो सेंटर पूरा हमारा, दे आर मेकिंग श्योर कि बच्चे आ रहे हैं अभी भी, और उनसे बहुत सीख रही हूँ मैं, क्योंकि वो उसी गाँव के हैं। तो एक चीज़ मुझे और समझ आई रियली वांट टू से एवरीवन कि अगर आप खुद का कुछ शुरू करना चाहते हैं ना, और अगर आप, जैसे मैं काम तो रूरल इंडिया में कर रही हूँ, मतलब उत्तराखंड में, बट मैं रही बहुत कम हूँ वहाँ पर, तो वहाँ के लोगों के साथ ही टीम बनानी है, क्योंकि वो बेहतर जानते हैं आपसे, उनसे ही सीखना है कि वहाँ की प्रॉब्लम्स क्या है, वहाँ के चैलेंजेस क्या है, और आधे से ज़्यादा चैलेंजेस के आंसर उन्हीं को पता है। मैं तो सिर्फ वहाँ पर हूँ, मैं उन्हीं से पूछती हूँ, छोटे छोटे डिसीजन भी करती हूँ, व्हाट डू यू थिंक। अभी कुछ टाइम पहले हमने पेरेंट्स मीटिंग करी, तो मैंने उनसे पूछा क्या लगता है तुमको, उन्होंने बोला देखो इस तरह के पेरेंट्स आएंगे, इस तरह के नहीं आएंगे, और अगर इस तरह के पेरेंट्स के सवाल आए तो आप क्या आंसर करोगी। तो मेरे लिए दे बोथ आर लाइक फुल सपोर्ट। तो वो भी युवा हैं, बहुत यंग, 18-19 साल के हैं, बट अमेजिंग पीपल। तो उनके साथ मिलकर काम करें तो बहुत मज़ा आ रहा है। तो मुझे लगता है हमारा युवा बहुत आगे जा सकता है, जस्ट दे नीड स्पेस टू ग्रो। तो सिंस यू वर्कड विद यंगस्टर्स इतनी देर तक, और नाउ ऑल्सो यू आर लर्निंग अ लॉट फ्रॉम देम, व्हाट इज़ द वन थिंग दैट यू फील कि आप एडवाइस देना चाहोगे हम जैसे लोगों को, लाइक हमारी जनरेशन को, वन थिंग एडवाइस इन अ वे दैट दे कैन डू फॉर द वर्ल्ड एंड यू नो नॉट जस्ट फॉर देमसेल्व्स, बोथ आई वांटेड टू आस्क एक्चुअली। अगर आप युवाओं के पर्सपेक्टिव से पूछ रहे हो तो मुझे लगता है कि युवा बोले तो ज़्यादा बेटर है। युवा मतलब जो उस एज ब्रैकेट में आता है, बट हाँ, क्योंकि आई बीन ऑल्सो युवा किसी ज़माने में, मतलब हम लोग भी उस एज से गुजरे हैं, तो मुझे लगता है कि एक स्पेस जहाँ पर मैं वो युवा अपने आप को खुद को एक्सप्लोर कर पाए, एक स्पेस जहाँ बिना डरे वो सवाल रख पाए, एक स्पेस जहाँ पर वो गलतियाँ कर पाए, गलतियाँ करने पर मतलब कितनी भी गलतियाँ करें, मतलब गलतियाँ करने का स्पेस हो एक युवा के लिए। तो आई थिंक बस वही चाहिए एक युवा को। और हाँ, ऑब्वियसली माहौल, डायरेक्शन, मुझे लगता है व्हेन आई वाज एट मंजिल का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है मेरी लाइफ में, और वो उसका कारण ये भी है कि मैं तो युवा थी, बट मेरे को अपने जैसे और युवा दिखे वहाँ पर। तो पीयर लर्निंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप जो सीखते हो वो आप सिखा सकते हो, तो वो लर्निंग का स्पेस हो, वैसे स्पेस की ज़रूरत है युवाओं के लिए। वरना मतलब हमें कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं है किसी युवा को। आई थिंक दे कैन डू, बहुत बहुत पोटेंशियल है हमारे युवाओं में। अभी भी जब मैं बता रही थी, गांव में भी बहुत सारे पेरेंट्स कहते हैं हम तो परेशान हैं अपने बच्चों से,
पता नहीं कैसे। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम कभी युवा के शूज़ में अपना पैर डालकर नहीं देखते कि उनके मतलब वो एम्पथी कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाती है व्हेन इट कम्स टू यूथ। तो वो एम्पथी रखना ज़रूरी है। हमें बहुत आसान होता है कहना ये तो टाइम ख़राब कर रही है, ये तो टाइम ख़राब कर रहा है, ये तो पूरे दिन फ़ोन पे बैठा रहता है, या फिर ये बहुत आसान है कहना, मगर समझना कि उनका पर्सपेक्टिव क्या है, अगर वो कुछ कर भी रहा है तो उसके पीछे क्या कारण है। अभी अगर मैं उत्तराखंड में, अगर मैं भी उनके पास अगर विभूर फाउंडेशन जैसा स्पेस ना हो तो शायद वो भी पूरे दिन यही करें या फिर घूमें या फिर, बट अब वो स्पेस मिल गया उनको, तो वो स्पेस बहुत ज़रूरी है एक्चुअली, जो आपको ग्रो करने में मदद करे, जो मंजिल ने किया बहुत सारे युवाओं के साथ, और जो अभी आप भी कर रही हैं आई फील। हाँ यस, आई मीन बहुत सारे युवा। और अगर एक बार आपको ये समझ आ जाए ना आप लाइफ में क्या करना चाहते हो, जो चीज़ आपको खुशी देती है, तो और वो कम उम्र में पता चल जाए, तो फिर तो सोचो कि आपकी लाइफ मतलब पर्पस क्लियर हो गया। क्योंकि आजकल का युवा आधे से ज़्यादा तो इसीलिए परेशान है कि पता नहीं लाइफ में करना क्या है। तो वो अगर एक बारी पर्पस पता चल जाए तो बहुत बेहतर है। और मुझे अपना लाइफ का पर्पस बहुत जल्दी पता चल गया, टचवुड, कि मुझे कम्युनिटी के लिए काम करना है। और एज एन आर्टिस्ट ऑल्सो बहुत सारी जिम्मेदारी होती है आपके ऊपर, है ना। अब आर्टिस्ट तो फिर आप सोशल सेक्टर में आ गए हो, तो ये जिम्मेदारी लेकर जब आप आगे बढ़ रहे हो सोशल सेक्टर में, तो आई थिंक फिर आप चाहोगे कि आपके जैसे और युवा भी बने, जो रवि भैया ने किया। तो आई एम श्योर रवि भैया ने अपने यूथ में भी, उन्होंने भी इस तरह के चैलेंजेस उनको होंगे और उनको भी वो स्पेस की ज़रूरत हुई होगी। तो वो स्पेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Thank you, Rashmidi, for joining us Thank today. you. I've taken away that being empathetic or was generally just being a kind person from what I've taken from you. Kind person, being someone who just cares for the people around her, and that is a very valuable thing that you have. And thank you for sharing your experiences with us today. थैंक यू विनीत। आई थिंक आई एम फीलिंग वेरी ग्रेटफुल टू बी हियर। और बहुत अच्छा लगता है जब लोग सच में जेन्युइनली जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ जर्नी क्या रही है। और आई वुड से दिस, आई थिंक दिस इट इज़ एन ऑनर फॉर मी टू बी हियर एंड यू नो अपनी लाइफ शेयर करना। और जो भी ये सुन रहा है, जो भी सुनेगा ये आपका पॉडकास्ट, आई थिंक मेरे जैसे और भी काफ़ी सारे लोग होंगे यहाँ पर, तो ये एक बहुत अच्छा ज़रिया है लोगों से कनेक्ट करने का, अपनी स्टोरी शेयर करने का। यू नेवर नो कब किसको क्या, आपकी कौन सी स्टोरी आपको कनेक्ट कर पाए वो इंसान। और अगर किसी को वो कनेक्टेड फील होता है और उसकी लाइफ में अगर वो कोई पॉजिटिव चेंज ला रहा है, तो आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग आई वुड से। सो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड हैविंग मी हियर। Thank you. थैंक यू।